हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत के संसाधन प्रदेश। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत के संसाधन प्रदेश। भारत के संसाधन प्रदेश। इंडियन रिसोर्स रीजन। इसमें हमने मुख्य रूप से प्राकृतिक वातावरण के रूप में हमने इसमें बात की कि जिस प्रदेश में उसका भूमि है या धरातल है, उस धरातल के अकॉर्डिंग या उसकी भू संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, या हम कहें तो वहाँ पर जैसे तापमान है, वर्षा है, उनके कारण उनके अंदर किस प्रकार की समानता है, उनको आधार मान करके भारत को हमने विभाजित किया प्रदेशों में। यहाँ पे हमने इसको मुख्य रूप से इन योजना आयोग ने इन आधारों को ही मुख्य रूप से मानते हुए किनको मुख्य रूप से आधार माना? भूगर्भिक संरचना है, धरातलीय जो बनावट है जिसमें पर्वत है या पठार है या मैदान है, या ले सकते हो आप यहाँ पे तापमान को, ले सकते हो आप वर्षा को। इनको ही आधार मान करके योजना आयोग ने मुख्य रूप से 5 प्रदेश बताए। मुख्य रूप से उनकी हमने चर्चाएं की, जिसमें कौन कौन से हैं। हिमालय जो संसाधन प्रदेश है वो है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार के संसाधन प्रदेश, और जो तटीय मैदान हैं उनके घाट वाले क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। इनको इन्होंने मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। उनको विभाजित करते हुए इन्होंने कुल 14-15 प्रकारों में इन्होंने उप विभाग किए। 14 प्रकार इन्होंने यहाँ पर किए। एक तो हिमालय के पार्ट कर दिए इन्होंने 2, एक तो पश्चिमी हिमालय का कर दिया और एक पूर्वी हिमालय का कर दिया। फिर उत्तर का विशाल मैदान है, उसके यहाँ पर उन्होंने 5 पार्ट कर दिए हैं। एक तो यहाँ पे कर दिया ट्रांस गंगा का मैदान, एक कर दिया यहाँ पे ऊपरी गंगा का मैदान, और एक कर दिया मध्य गंगा का मैदान, और एक हुआ निचली गंगा का मैदान, और उसी के साथ में जोड़ते हुए पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है उसको ले लिया यहाँ पर। इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार में इन्होंने कई पार्ट किए, जिसमें गुजरात की जो मैदान है, तटीय मैदान और पहाड़ी क्षेत्र है उसको ले लिया, या मध्यवर्ती जो पठारी भूमि है या पहाड़ी क्षेत्र है उसको ले लिया, और दक्षिणी पठारी भूमि और मैदानी जो पठारी जो भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र है उसको लिया, पश्चिमी पठारी क्षेत्र और पहाड़ी भूमि है उसको ले लिया, पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है उसको लिया है। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर दिया। फिर तटीय क्षेत्र में इन्होंने विभाजित कर दिया पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट प्रदेश, फिर पूर्वी तटीय मैदान तथा घाट प्रदेश, फिर हमने दक्षिण में द्वीपीय क्षेत्रों को ले लिया। तो ऐसे करके इन्होंने कुल इसके उपविभाग किए हैं भारत के, जो हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हम बात करेंगे जो पीछे छोटा था, जो पश्चिमी हिमालय प्रदेश है उसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी। उसके आगे आज पढ़ेंगे पश्चिमी हिमालय। हमने क्या बात की? पश्चिमी हिमालय में हमने ये बात की कि इसका जो विस्तार है, यानी हिमालय का, उसके अंदर जो समीपवर्ती पहाड़ियां हैं या पठारी भूमि है उनको यहाँ इसमें शामिल किया गया है। पश्चिमी हिमालय का मतलब यहाँ पे जो पश्चिमी हिमालय है ये कई किलोमीटर दूर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा निवासित है, यानी कुल जनसंख्या इसमें हमने कितनी बात की ही 1.5 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ पर संसाधन के रूप में मुख्य रूप से जो संसाधन है वो लकड़ी का है, यानी यहाँ पे कोणधारी वन ज़्यादा हैं, जिससे यहाँ पर इमारती भवन निर्माण में, कागज निर्माण में रॉ मटेरियल के रूप में उनको प्राप्त होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में उनको प्राप्त होता है। ये बात हमने कर ली थी। इसके बाद हमने कहा कि कोणधारी वनों में सबसे जो उपयुक्त लकड़ी के जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमने बात की चीड़ भी है यहाँ पे और देवदार भी है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने इसके उपविभागों की भी चर्चा की है। इसके छोटे उपविभाग जो हैं पश्चिमी हिमालय के, वो एक तो जम्मू कश्मीर हिमालय है, एक हमने यहाँ पे बात की हिमाचल हिमालय की, फिर बात की हमने पंजाब हिमालय की और उत्तर प्रदेश हिमालय की। इतनी चर्चाएं हम कर चुके हैं। इसके बाद में हम करेंगे पूर्वी हिमालय प्रदेश। हम हिमालय प्रदेश पढ़ रहे हैं अभी। हिमालय प्रदेश के 2 पार्ट हुए थे, एक तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश और एक पूर्वी हिमालय प्रदेश। अब बात करने जा रहे हैं इसमें अगली, वो है पूर्वी
हिमालय प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? पूर्वी हिमालय प्रदेश। इसका अगर विस्तार देखेंगे तो विस्तार है इसका जो हिमालय है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में, एक बार आप इसको देख लो, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। जैसे हम भारत के अंदर हिमालय की बात करेंगे तो ये जो पार्ट है ये हिमालय का है, ये पार्ट किसका है? हिमालय का है। ये इस तरफ भी है और यहाँ पर भी है, समझ रहे हो बात। यहाँ पर ये हिमालय है, जैसे ट्रांस हिमालय में हो गया, महान हिमालय, इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पर इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, यहाँ पर इसको महान कहते हैं, यहाँ पर इसको लघु कहते हैं, और ये शिवालिक हिमालय कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसको शिवालिक हिमालय। समझ गए बात। तो ये 4 पार्टों में बांटते हैं। ये हिमालय क्षेत्र है भारत का, ठीक है। फिर इसको और भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पर इसको इधर वाले इतने हिमालय को यहाँ पे कश्मीर या हिमाचल हिमालय कह देते हैं, यहाँ तक इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, यहाँ तक इसको नेपाल हिमालय कह देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हिमालय है इसको यहाँ पर असम हिमालय कह देते हैं। तो ये तो अपना हिमालय वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी हिमालय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। ये भारत में जो पश्चिमी हिमालय है, यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, इन क्षेत्रों के अंदर जो पश्चिमी हिमालय है, पंजाब में भी कुछ भाग है, तो इनकी तो हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन जो ये पूर्वी भाग है इसमें भी तो हिमालय है। इस पूर्वी भाग वाले हिमालय की हम बात करें तो इस हिमालय का ये तो पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग, तो इस पूर्वी हिमालय का विस्तार जो है, पूरब में जो स्थित हिमालय है इसके जो पठारी क्षेत्र हैं, एक तो हिमालय और वहाँ पर जो पठारी क्षेत्र पाया जाता है वहाँ इसका विस्तार है। पठार किसका है? यहाँ पे शिलोंग का पठार है, मेघालय का पठार है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो समुद्र तट के नज़दीक यहाँ इसकी स्थिति है। यहाँ पर समुद्र है नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये थाईलैंड, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, तो तटीय क्षेत्र ही है यहाँ पे, ठीक है। इसी हिमालय का बढ़ा हुआ भाग यहाँ पे अंडमान निकोबार को देख सकते हैं। यहाँ पे अराकान योमा पेगोयामा जो श्रेणियाँ वो हिमालय से ही संबंधित मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये नज़दीक किसके हैं? समुद्र तट के, यानी पूर्वी हिमालय समुद्र तट के नज़दीक होने तथा ये बात करें कि दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं हैं, दिशा है उनकी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं की, उसके विपरीत होने के कारण यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है। इस सेंटेंस को आप ध्यान में रखना। यहाँ पर विपरीत स्थिति का होने का मतलब क्या है? एक तो जैसे ये हवा आ रही है, ये हवा आ रही है, अब इसके समानांतर जैसे ये पर्वत श्रेणी बनी हुई है, ये तो क्या हो गई? इसके समानांतर हो गई। अगर यही पर्वत श्रेणी ऐसे न होकर के इस आकृति में हो, ऐसी आकृति में हो, तो यहाँ पर ये हवाएं जाकर के इससे टकराती हैं और टकरा करके यहाँ पे क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। समझ रहे हो बात। जैसे इसके सम्मुख आ जाएगी तो इस क्षेत्र में यहाँ पे ये वर्षा करेगी। किसी भी क्षेत्र में देख लो, कोई भी पर्वतीय श्रेणी है, जैसे मानो ये पर्वतीय श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये हवा आ रही है, ये हवा अपने साथ में इस समुद्री भाग से, जैसे ये समुद्री भाग है यहाँ पर, ठीक है, इस समुद्री भाग से क्या लेगा? ये नमी धारण करेगी। ये हवा यहाँ से आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी और ये आर्द्रता लेकर के आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ेगी तो इस पर्वतीय क्षेत्र के सहारे ऊपर की ओर चढ़ेगी। इसके सहारे, पर्वतीय क्षेत्र के सहारे या ढाल के सहारे, पर्वत का जो ढाल होता है उसके सहारे ये हवा ऊपर की ओर चढ़ती है। जब ऊपर की ओर चढ़ेगी तो ऊपर जाने पर यहाँ पे टेम्परेचर में क्या होती है? कमी। वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में हमेशा कमी नज़र आती है। प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कमी आती है। अगर ये कमी यहाँ पे आएगी तो इसके अंदर इसकी आर्द्रता सामर्थ्य जो थी उससे कम इसको आर्द्रता सामर्थ्य चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात, इसको भूल जाओ, एक बार ये समझ लो कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। यहाँ पे हम कहते हैं, जैसे मानो यहाँ पर इस क्षेत्र में जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जैसे यहाँ पे धूल कण है, गैस है, ठीक है, और यहाँ पे जलवाष्प की बूंदें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? जलवाष्प। अब इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे जैसे
5 kg इसमें धूल के कण हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आप एग्जाम्पल समझ मत लेना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पर इस बॉक्स में यहाँ पे आर्द्रता सामर्थ्य यानी इसको आर्द्रता इतनी ही चाहिए, कितनी, इसको जगह इतनी है कि इसमें नमी आ जाए। इस बॉक्स में इतनी ही जगह होती है कि इसकी नमी ये 5 kg की ही आएगी। अगर 6 kg हो गई तो वो 6 kg होगी, तो यहाँ पर 1 kg जो ज़्यादा होगी वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगी। वो कहाँ आ जाएगी? वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ पे 4 kg आपके पास आर्द्रता है तो 1 kg की कमी है, यानी जगह अभी बची हुई है, तो वहाँ पर वो संघनन की क्रिया नहीं होगी, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। समझ गए बात? अब देखो ये चीज़ है क्या, वायुमंडल में जो 2 कण होते हैं, 2 कण का मतलब जो धूल कण होते हैं, उन 2 के बीच में जो दूरी होती है, ठीक है, इस दूरी में प्रसार की मात्रा और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो तापमान पे आधारित होती है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो इसके बीच में दूरी ज़्यादा होगी, 2 कणों के बीच में दूरी ज़्यादा होगी। अगर तापमान कम होता है तो ये दोनों कण पास पास होते हैं, सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तापमान होगा तो इसके बीच में जगह कम होगी, यानी ये रंध्र कम होगा। समझ रहे हो बात? यहाँ पर ये दूरी कम होगी, तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर यह दूरी ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में देख सकते हो आप, ज़्यादा होगी दूरी तो यहाँ पर इस कण के, ये कण जो है वो आर्द्रताग्राही केंद्र का काम करता है। यहाँ पे वायुमंडल में जो जलवाष्प की बूंदें होती है वो इसी के चारों ओर लिपटती हैं, यहाँ इसके चारों ओर ही लिपटती है। समझ रहे हो बात? इस कण के चारों ओर वो लिपटेगी। अब देखो यहाँ पे अगर इसके बीच में गैप ज़्यादा है तो इस बूंद को होने में बड़ा समय लगेगा, यानी बड़ी बूंद होगी, तब जा कर के दोनों एक साथ मिलेंगी। समझ रहे हो बात? दोनों एक साथ मिलेगी, यानी इसके बीच में जो सामर्थ्यता है, इसको धारण करने की क्षमता है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो तापमान समानुपाती किसके होता है? आर्द्रता सामर्थ्य के। किसके बराबर होता है? तापमान आर्द्रता सामर्थ्य के समानुपाती होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ अगर तापमान कम है तो बीच में गैप कम है, तो जलवाष्प की बूंद छोटी होगी, तभी जाकर के संघनन हो जाएगी, और संघनित होगी बड़ी बूंद बन करके वो नीचे आ जाएगी। समझ गए बात? इसको संघनन की क्रिया कहते हैं, यानी यही वर्षा है। तो इस क्षेत्र में जैसे तापमान ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर इसको सामर्थ्यता कम चाहिए, जो इसके पास खूब नमी है, इस पवन के पास क्या है? नमी है, और यहाँ पर ये संघनित होकर के यहाँ पे क्या कर देगी? खूब वर्षा कर देगी, इस ढाल पर खूब वर्षा कर देगी। ये है जैसे इस पर्वत का इस पवन के सम्मुख वाला ढाल, ये कौन सा है? इसके सामने वाला ढाल है। जैसे ही ये पवन यहाँ वर्षा करती हुई आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ कर के इस पर्वतीय क्षेत्र के दूसरे ढाल पर नीचे उतरेगी, तो यहाँ पर नीचे उतरते हुए यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो इसकी आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसने वर्षा कर दी। इसके पास जो नमी थी, ज़्यादा नमी थी, उसको तो इन्होंने यहाँ इस वर्षा के रूप में इस पवन की जो आर्द्रता थी वो ख़त्म हो गई, शुष्क हो गई। इसमें अब नमी की मात्रा कम बची है। समझ गए बात? जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ेगी तो ये पर्वत के नीचे ढाल से नीचे उतरेगी पवन, तो इसके घर्षण से भी गर्म होगी, तो इसकी आर्द्रता कुछ कम हो जाएगी, और नीचे उतरते हुए इसको आर्द्रता सामर्थ्य भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जो इस पवन से इसको मिल नहीं पाता, जिसके कारण वापस उतरती हुई पवन है वो कभी वर्षा नहीं करती। इसलिए ये जो क्षेत्र होगा इस पर्वत का, यानी पवन विमुख ढाल जो होगा, वो हमेशा वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वहाँ पर कोई भी वर्षा नहीं होती। यहाँ पे वर्षा नहीं होगी तो ये क्षेत्र शुष्क होगा, जिसको यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं या रेन शेडो एरिया कहते हैं। ये पवन सम्मुख भाग है जिसमें वर्षा की मात्रा या ज़्यादा होती है, जिसको वृष्टि प्रदेश कहते हैं, और इसमें जो वर्षा नहीं होती पर्वत के दूसरे ढाल में, तो इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में दक्षिण पश्चिम से आने वाला जो मानसून है, यह मानसून इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तो वर्षा कर देता है,
यहाँ पर इस प्रकार की पर्वत है, यानी इधर से पवन आएगी तो इस ढाल पे तो वर्षा कर देगी, लेकिन वापस उतरते समय यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाएगी। तो भारत का ये जो क्षेत्र है वो हमेशा वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। किस में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वैसे ही ये पवनें आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो मेघालय में यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी और जयंतिया। तो इस क्षेत्र में ये पवनें जाती हैं तो इस भाग पे तो ये वर्षा कर देगी। यहाँ पे जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, इधर से पवन आ रही है तो इस ढाल पे तो ये क्या करेगी? घनघोर वर्षा करेगी। इस भाग में तो खूब वर्षा कर देगी। जैसे हम कहते हैं ना, मासीराम जो मेघालय है वो इसी क्षेत्र में है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला। वो इसी प्रक्रिया के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त कर पाता है। समझ रहे हो बात? यानी इस मासीराम जो मेघालय है असम के पास में, यहाँ मेघालय में जो मासीराम क्षेत्र है यहाँ पे तो खूब वर्षा होती है। जैसे ही इसके पास की बात करें तो असम का जो गुवाहाटी क्षेत्र है, यहाँ पे असम वाला गुवाहाटी जो क्षेत्र है वो पर्वत के दूसरी तरफ है। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, इधर तो मासीराम जैसा क्षेत्र है, चेरापूंजी जैसा क्षेत्र है। जैसे ही इस पर्वत के दूसरी तरफ देखेंगे तो असम का गुवाहाटी क्षेत्र है। तो एक तरफ तो यहाँ पे हम मासीराम की बात करते हैं, यहाँ पे तो 1141 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। समझ रहे हो बात? वहीं यहाँ अगर इसको देखेंगे, अगर गुवाहाटी को वहीं उसके पास वाले स्थान पे ही अगर गुवाहाटी को देखें तो उस क्षेत्र में तो केवल मात्र यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कारण क्या है? कारण पवन सम्मुख ढाल पे हमेशा वर्षा होती है और पवन विमुख ढाल पे हमेशा वृष्टि छाया प्रदेश में वो क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पर इस पूर्वी हिमालय वाले इस क्षेत्र में पवन सम्मुख भाग होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें आती हैं, ग्रीष्मकालीन जो पवनें आती हैं, उनसे यहाँ पे खूब वर्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, वो किसके कारण हुआ? वो हिमालय का विपरीत दिशा में इसके यानी सामने विपरीत दिशा में होने के कारण, यानी इस पवन के समकोण या लंबवत पर होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त की जाती है। इस क्षेत्र में ध्यान रखना, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसके कारण हमेशा वायुमंडल के अंदर नमी या आर्द्रता बनी हुई रहती है। नमी या आर्द्रता बनी रहने के कारण ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो कम है। पश्चिमी हिमालय में जो हिमरेखा की ऊंचाई है उसकी अपेक्षा यहाँ पर कम है, जबकि होना चाहिए यहाँ पर कम और यहाँ ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे नमी की मात्रा होने की वजह से इस पूर्वी हिमालय में जो स्नो लाइन है, हिमरेखा की ऊंचाई वो कम है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। ये एकमात्र अपवाद है पूरे विश्व में। अगर हम हिमरेखा की ऊंचाई के बारे में पढ़ें तो अपना जो भारत का पूर्वी हिमालय है ये एक अपवाद स्वरूप है, क्योंकि इसमें ये नियमों का पालन नहीं करता। क्योंकि ये कहते हैं कि अक्षांशों के और हिमरेखा की ऊंचाई के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। अक्षांश बढ़ेंगे तो हिमरेखा की ऊंचाई घटेगी। तो यहाँ पे कम अक्षांश है, हिमरेखा ऊंची होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर हम कहें कि वर्षा का जो वार्षिक औसत है, अगर पूरे का हम देखेंगे पूर्वी हिमालय का, तो वार्षिक औसत यहाँ पर 300 सेंटीमीटर वार्षिक औसत है। कितना है? 300 सेंटीमीटर यहाँ का वार्षिक औसत है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जो स्थान है वो इसी पूर्वी हिमालय में स्थित है, जैसे हम मासीराम की बात की है अभी। ठीक है, वर्षा भी अधिकता यहाँ पर होने के कारण जो नदी घाटियाँ हैं उनके अंदर बाढ़ तक आ जाती है। यहाँ नदी घाटियों में क्या आ जाती है? बाढ़ भी आ जाती है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी सहायक नदियाँ बहुत हैं, जैसे लोहित है, तीस्ता वगैरह है। जो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो मुख्य नदी है पूर्वी हिमालय की, इस क्षेत्र में जो यहाँ से निकल करके आती है तिब्बत के पठार से, मापचुंग ग्लेशियर से आती है और यहाँ से आकर के सांगपो नाम से ये इस नेपाल में बहती है और वहाँ से ये अक्षसंगी मोड़ बनाते हुए नामचा बरुवा नामक एक पर्वत है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये नदी यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से बहते हुए यहाँ पे यमुना नाम से यहाँ पे आगे बहती हुई गंगा में मिलती है और यहाँ गंगा में मिलने के बाद में इसमें एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है मेघना। और इसके बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना मिलने के बाद में वो एक धारा के रूप में मेघना कहलाती है और यहाँ मेघना के नाम से ही डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
तो यहाँ जो नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हैं, इनके अंदर यहाँ पे बाढ़ तक आ जाती है ज़्यादा वर्षा होने के कारण। इस क्षेत्र में हम कहें तो इस क्षेत्र में वन्य जो संसाधन है, वन्य संसाधनों की खूब प्रधानता है। यहाँ पे वन्य संसाधन क्यों होगा? क्योंकि वर्षा ज़्यादा होगी। यहाँ असम को लें तो असम में जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय हैं और यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाई जाती हैं। उष्ण में उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है। कारण क्या है? वही है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर और कम वर्षा होगी वहाँ पर उष्ण। ठीक है, शीतोष्ण जहाँ ठंडा क्षेत्र होगा वहाँ पर शीतोष्ण प्रकार के वन भी मिलेंगे आपको देखने को। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ उष्णकटिबंधीय वन और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन। असम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार वहाँ पर है। तो जैसे ही हम बात करेंगे, ध्यान देना इस बात को, जैसे पर्वतीय चोटी की बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? तापमान हमेशा कम होता है। तो इसके जो पर्वत पादी क्षेत्र है यहाँ पे तो तापमान ज़्यादा होगा, तो ये क्षेत्र तो कैसे होंगे? उष्ण होंगे। ठीक है, जैसे ही हाइट की तरफ जाएंगे तापमान कम, तो यहाँ पर ये क्षेत्र कैसा होगा? शीतोष्ण होगा। ठीक है, ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? शीतोष्ण। तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति है उसको तो हम उष्णकटिबंधीय वन कह देते हैं और इस ऊंचाई वाली जो वनस्पति इसको हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के असम में देखने को अपने को मिलते हैं। वर्तमान समय में हम यहाँ पे बात करें तो वन जो है वो तेज़ी से कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इन वनों को काट करके कौन सी कृषि करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं। यानी आदिवासी लोग क्या करते हैं? यहाँ पर जो वन है इन वनों को काट करके या जला करके यहाँ पर क्या कर लेते हैं? कृषि कर लेते हैं, जिसको हम स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं। स्लेश एंड बर्न भी बोलते हैं इसको। काटो और जलाओ और कृषि करो। ठीक है, इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वालरा चिमाता, राजस्थान में कहते हैं इसको, यहाँ पे पेंडू कहते हैं, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसको पोडू कहते हैं, पश्चिमी घाट में इस प्रकार की कृषि को कुमारी कहते हैं। तो इस प्रकार के स्थानीय नामों से इस कृषि को जाना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर तेजी से वनों में जो विनाश की क्रिया है वो देखने को अपने को मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें तो जो जल विद्युत उत्पादन है, यहाँ की जल विद्युत की जो अधिकता है उसकी संभावना यहाँ पर अधिक है। वो भी यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं या कोई घाटियाँ हैं यहाँ पर, उन घाटियों में यहाँ पे देखेंगे तो इस क्षेत्र में पठारी भूमि है। ठीक है, यहाँ पर नारंगी अनानास जो जैसे जो फल होते हैं इन पहाड़ियों में, इन क्षेत्रों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा फलों में उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है? पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में। एक तो यहाँ पे नारंगी का और एक अनानास का फलों के रूप में यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। जल विद्युत की अधिकतम संभावना यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ व घाटियों के कारण है। ठीक है, यहाँ पे और बात करें तो अत्यधिक जनसंख्या का ये समतल भागों व पठारी क्षेत्रों में हम बात करेंगे तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पे जो लोग कृषि करते हैं वो यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत बना करके कृषि करते हैं। यानी जो बागानी कृषि करते हैं वो भी करते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बना करके ये क्या करते हैं? अपनी कृषि कार्य की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। योजना आयोग ने इसके भी कुछ उप विभाग किए हैं। योजना आयोग ने इसके उप विभाग कौन से किए हैं? एक तो हिमालय का उप प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश है। हिमालय का जो उप प्रदेश है इसमें कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये जो क्षेत्र है इसको यहाँ पे कहा गया है, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है जिसको नेफा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नेफा। चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अभी भी ये विवादित विषय है अरुणाचल का नेफा प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, ये जो नेफा है ये भारत और चीन के बीच में अभी भी विवादित है। चीन कहता है ये नेफा वाला जो एरिया है ये हमारा है और भारत कहता है ये हमारा है, तो इसके बीच में अभी भी विवाद चल रहे हैं। और या पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का हिमालय है वो भी इसमें शामिल है। जैसे ये सिक्किम के पास में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय के पार्ट हैं और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो यहाँ पर हैं इस पूर्वी भाग में है, यहाँ पर इस सिक्किम के पास में जो भूटान से जुड़ा हुआ प्रदेश है दार्जिलिंग वाला, उसके अंदर भी कुछ पूर्वी हिमालय को शामिल किया जाता है। फिर हम कहते हैं असम से संबंधित जो उपप्रदेश हैं, असम की जो पहाड़ियाँ हैं, या हम कह सकते हैं नागालैंड की पहाड़ियाँ हैं, या हम कह सकते हैं मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, या हम कह सकते हैं त्रिपुरा की पहाड़ियाँ हैं, ये भी इसके उपप्रदेशों में शामिल किए जाते हैं। या फिर हम कहें कि समतल जो उपप्रदेश हैं इसके, एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी के यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी? ब्रह्मपुत्र घाटी, इसके पार्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र सोन घाटी भी हम कह सकते हैं, या पश्चिमी जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल हिमालय उसका समतल क्षेत्र है, उसको भी हम इसमें पूर्वी हिमालय के अंदर शामिल कर सकते हैं।
तो ये भाग हो गए इसके उप प्रदेशों के। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का जो विशाल प्रदेश है उसकी चर्चा करेंगे, और उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतनी बातें करेंगे। धन्यवाद।